नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद वर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राजा रोय क्लासेस कविस पर। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, यूपी बोर्ड 2023 विज्ञान मॉडल पेपर पार्ट 2 हम लेकर आए हैं आपके सामने, जिसमें हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। आज पेपर में छपने वाले प्रश्न वीडियो देखने पर पेपर आपकी मुट्ठी में है, इससे बाहर कुछ नहीं। दोस्तों मैं नहीं कह रहा, यदि मेरे साथ आप बने रहते हैं अंत तक, वीडियो को एक बार प्लीज़ ज़रूर देखें। यदि आप चैनल पर विजिट करते हैं फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस बात को आप खुद बोलेंगे कि हाँ, पेपर हमारी मुट्ठी में है। बहुत अच्छे प्रश्न का संकलन लेके आया हूँ मैं आपके सामने। तो देखें दोस्तों, फर्स्ट प्रश्न, पहला प्रश्न है, कोश की प्रक्रमों में ऊर्जा की मुद्रा है। कोश की प्रक्रमों में ऊर्जा की मुद्रा है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या लाइसोसोम है, क्या एटीपी है, या राइबोसोम है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का ऊर्जा ग्रह। कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। जो लाइसोसोम है दोस्तों, लाइसोसोम को कहते हैं आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली कहते हैं किसको? लाइसोसोम को। कोश की प्रक्रमण में ऊर्जा की मुद्रा है दोस्तों, इसका राइट आंसर है एटीपी। एटीपी, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। दोस्तों राइबोसोम, इस पर और चर्चा कर लेते हैं। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। दोस्तों राइबोसोम क्या कहते हैं? प्रोटीन्स की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन्स की फैक्ट्री कहते हैं। किसको कहते हैं? राइबोसोम्स को। दोस्तों कोश की प्रक्रमण में ऊर्जा की मुद्रा है एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। आत्मघाती थैली कहते हैं लाइसोसोम को। राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न, पौधों द्वारा श्वसन क्रिया में निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? जब पौधे श्वसन करते हैं तो कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं, कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? हमसे पूछा गया श्वसन क्रिया में कौन सी गैस को लेते हैं। तो जो पौधे हैं वो जो आपकी CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है, इसको तो लेते हैं और निकालते कौन सी हैं? O2 मतलब ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है दोस्तों? CO। इसको प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। कहाँ मिलती है? मोटर वाहन होते हैं, उनसे जो मोटरसाइकिल होती है उनके धुएं में पाई जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको दम घोंटू गैस भी कहते हैं। अगला देखें दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न, बौनेपन का क्या कारण है? बौनेपन का क्या कारण है? एड्रिनल के स्राव की कमी हो जाती है, वृद्धि हार्मोन के स्राव की अधिकता हो जाती है, वृद्धि हार्मोन के स्राव की कमी हो जाती है, या इंसुलिन की अधिकता होती है। दोस्तों जो वृद्धि हार्मोन होता है उसकी यदि स्राव उसका कम हो जाता है, यदि उसकी कमी हो जाती है तो हमें बौनापन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य में वृक्क तंत्र का एक भाग है जो संबंधित है। जो वृक्क, तो दोस्तों अभी वृक्क आप नहीं समझ पा रहे होंगे, जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में अच्छे समझ में आते हैं। तो इसकी इंग्लिश है किडनी। अब समझ में आ रहा है वो किडनी कैसे संबंधित है? उत्सर्जन से। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है किडनी। आगे देखें दोस्तों, इसका राइट आंसर है उत्सर्जन। देखें नेक्स्ट प्रश्न, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। जो माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, उस भ्रूण को पोषण किसके द्वारा मिलता है? तो मान लीजिए कोई फीटस है आपका, ये पेट में, ये कैसे जुड़ा होता है? एक नली होती है, उसको प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा ट्यूब होती है, उससे ये जुड़ा होता है। उससे ही जो माँ खाना खाती है उससे उसके भ्रूण को खाना प्राप्त होता है। तो मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा से मिलता है। किससे? प्लेसेंटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मेंडल ने मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप प्रकट होता है। मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है।
जो टी कैपिटल टी है ये शुद्ध लंबे हैं। कैसे हैं? शुद्ध लंबे हैं। जो स्मॉल टी कैपिटल टी है वो संकर है। कैसा है? संकर। जो स्मॉल टी है वो है आपका शुद्ध बौना, शुद्ध बौना पौधा। इसी से हमसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई द राइट आंसर। जो बौने पौधे हैं वो स्मॉल टी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस होता है जो मानव की आंख में जो लेंस होता है, जो हमारी आंख में जो लेंस पाया जाता है वो कौन सा लेंस होता है, हमसे ये पूछा गया है। अब हमें यदि उत्तल अवतल देता तो हम सबको रट रहा होता है कि उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है? उत्तल लेंस। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है कि नेत्र लेंस होता है अपसारी होता है कि अभिसारी होता है, या अपसारी अभिसारी दोनों होते हैं। और ये बात बहुत सारे लोगों को पता होती है, कुछ लोगों को नहीं पता होती है। दोस्तों आज आपसे इससे संबंधित जो भी डाउट्स हैं सब क्लियर कर दिए जाएंगे। दोस्तों जो नेत्र लेंस होता है वो अभिसारी होता है। कैसा होता है? अभिसारी। तो अभिसारी को ही क्या कहते हैं? उत्तल लेंस क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। और अभिसारी क्या होता है? उत्तल तो लेंस होता है, या दर्पण की पूछी जाए तो अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण। जो अवतल दर्पण होता है वो अभिसारी होता है, और उत्तल लेंस होता है अभिसारी। अपसारी क्या होगा? अपसारी होगा आपका अवतल तो लेंस होगा, अवतल लेंस होगा अपसारी, और अवतल लेंस होगा, और उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। दर्पण लेंस में थोड़ा सा उल्टे होते हैं, ये इस बात का ध्यान रखना है। तो जो दोस्तों नेत्र लेंस होता है वो होता है अभिसारी या उत्तल लेंस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रदूषण क्या है? इसके विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। हूबहू जिस प्रकार प्रतिदर्श प्रश्न पत्र बोर्ड ने जारी किया है उसी के अनुसार क्वेश्चन का पैटर्न, ये 2 नंबर का प्रश्न है आपका। प्रदूषण क्या है? ज्यादा कुछ गाथा नहीं लिखनी, केवल हमें जो पूछा वही लिखना है। प्रदूषण क्या है? इसके विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। तो प्रदूषण की परिभाषा लिखनी है, मनुष्य के वातावरण में हानिकारक जीवन नाशक विषैले पदार्थों को एकत्रित होने को प्रदूषण कहते हैं। एकत्रित होने को प्रदूषण कहते हैं। दोस्तों प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखें। पहला है आपका जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, और एक है आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो प्रदूषण कितने प्रकार हो गया? 5 प्रकार का। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण। अगला देखें दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, जनन किसे कहते हैं? इसके प्रकारों के नाम लिखिए। ये भी हमें 2 नंबर में पूछा है। वह प्रक्रिया जिसमें सजीवों की एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को उत्पन्न करती है जनन कहलाता है। जिस प्रकार हम लोग उत्पन्न हुए हैं, जब हमारे मम्मी पापा का मिलन हुआ और हमारी उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार वह प्रक्रिया जिसमें सजीवों की एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को उत्पन्न करती है जनन कहलाता है। जनन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनके बारे में नहीं बताना है, सिर्फ नाम लिखने हमें। असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें अलग अलग मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है, किसी एक ही अपने अंदर संतान को उत्पन्न कर सकता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल फीमेल की आवश्यकता होती है, एक मेल होना चाहिए, दूसरा फीमेल। जब भी वो आपस में क्रॉस करेंगे, जब भी फ्यूज होंगे, सहवास करेंगे, सेक्स करेंगे, तो नई संतान की उत्पत्ति होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। यह भी 2 नंबर का प्रश्न है। समजात अंग वे अंग जो संरचना एवं उद्भव में तो समान है लेकिन देखने तथा कार्य में परस्पर भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। ये ऐसे अंगों के बारे में बताया गया। समजात अंग उनको कहते हैं जो संरचना में और उद्भव तो समान हो लेकिन देखने और कार्य में परस्पर भिन्न हो। जैसे चिड़िया, व्हेल, बिल्ली, घोड़ा आदमी के जो अग्रपाद होते हैं रचना एवं उत्पाद में समान होते हुए भी आकृति और कार्यों में भिन्नता पाई जाती है। आगे देखें, समरूप अंग विभिन्न प्राणियों में वे अंग जो संरचना की दृष्टि तो समान हो लेकिन उनका उद्भव भिन्न अंगों से हुआ है,
समरूप अंग कहलाते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे चमगादड़, कॉकरोच तथा चिड़िया के पंख कार्य की दृष्टि से समान है, लेकिन उद्भव की दृष्टि से कैसे हैं, बिल्कुल अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये लॉन्ग टाइप प्रश्न है, 4 या 6 नंबर का आएगा। तो ये है, परिवार नियोजन को परिभाषित कीजिए। नियोजित परिवार के लिए 2 स्थायी विधियों का उल्लेख कीजिए। परिवार नियोजन की स्थायी विधियां कौन कौन सी हैं, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी भी लिखिए, और अस्थायी विधियां भी पूछ सकता है। तो ये पूरा क्वेश्चन लेके आए हम। इसमें परिवार नियोजन भी बताया जाएगा आपको क्या होता है, स्थायी विधियां क्या होती हैं, अस्थायी विधियां क्या होती हैं, सब कुछ प्रश्न का आंसर देखें आप। पहला है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन को कहते हैं फैमिली प्लानिंग। क्या कहते हैं, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग सबने पढ़ रखा होगा, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। आप सब लोगों ने जाना होगा कि हम दो और हमारे दो। देखें दोस्तों, परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य जन्म दर को कम करना है। जब परिवार में सीमित 2-3 बच्चे होंगे तो कल्याणकारी योजना का भली प्रकार लाभ मिल सकता है। परिवार में बच्चों को भरपेट अच्छा भोजन, तन ढकने के लिए वस्त्र, उचित शिक्षा एवं स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल आसानी से की जा सकती है। इससे परिवार का कल्याण होगा। परिवार सीमित रखने के विभिन्न उपाय निम्न हैं। इसके 2 विधियां हमें बांटा गया है, अस्थायी विधियां और स्थायी विधियां। तो दोस्तों कम शब्दों में आप समझें, परिवार नियोजन क्या है। परिवार की संख्या को सीमित करना, परिवार की संख्या को सीमित करना। जैसे अभी उद्घोष चल रहे हैं, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। यदि कोई व्यक्ति की जिसके पास 4 बच्चे हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, दिन पे दिन महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, शिक्षा एजुकेशन इतनी महंगी होती जा रही है, मेडिसिन इतनी महंगी हो रही है कि उनका खर्चा उठाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसीलिए ये सीमित परिवार बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अपने बच्चों को बेहतर सुविधाएं दे पाएँ, अच्छे से पहना सकें उनको, अच्छे से देखभाल कर सकें उनकी, अच्छे से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा सकें, जिससे उनके भविष्य के लिए उनको कुछ बनाया जा सके। दोस्तों उपायों की 2 विधियां होती हैं, एक अस्थायी विधियां हैं, एक स्थायी विधियां हैं। एक अस्थायी विधियां, एक स्थायी विधियां। तो देखें दोस्तों, पहले अस्थायी विधियां क्या होती हैं। टेम्परेरी मेथड, आत्मसंयम। पहले तो यही है कि जो स्त्री पुरुष है आपस में सेल्फ कंट्रोल करें, अपने आप को रोकें मिलने से, लैंगिक संपर्क होने से। अगला लूप, अस्पतालों में परिवार कल्याण द्वारा स्त्रियों को लूप लगाने की व्यवस्था है, जिससे लगवाने के बाद गर्भधारण नहीं होता, जिसको लूप को ही हम कॉपर्टी कहते हैं, जिससे गर्भधारण की संभावना नहीं रहती। निरोध, इसको निरोध का प्रयोग पुरुषों द्वारा किया जाता है, इसके प्रयोग से गर्भधारण नहीं होता है। अगला है स्त्रियों का सुरक्षित काल। सेफ पीरियड कौन सा होता है, मासिक धर्म जो आपका पीरियड होता है 1 सप्ताह पूर्व या 1 सप्ताह बाद का जो समय सुरक्षित समय होता है, वही सेक्स करने के लिए सीमित होता है या सहवास करने के लिए अच्छा समय माना जाता है। वहाँ पे गर्भधारण होने की संभावनाएं काफ़ी कम रहती हैं, लेकिन यह विधि विश्वसनीय है, इस पर कोई विश्वास नहीं किया सकता। अगली बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं, अस्पताल से गर्भ निरोधक गोलियां प्राप्त की जा सकती हैं, जिससे गर्भधारण की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। गर्भ समापन ऑपरेशन करा के भी कर सकते हैं आप। अनावश्यक बच्चों के लिए अस्पताल लेकर जाए, लेडी डॉक्टर की सलाह लें, गर्भ समापन करा जा सकता है। किसी अप्रशिक्षित अकुशल स्त्री द्वारा गर्भ समापन नहीं करना चाहिए, इससे महिला के जीवन को खतरा हो सकता है। अगला देखें दोस्तों, आगे हैं स्थायी विधियां। ये है परमानेंट मेथड। शुक्र नलिका का यह बहुत सी साधारण ऑपरेशन है, इसमें किसी प्रकार का भय नहीं है। पुरुष का ऑपरेशन, जैसे पुरुषों की नसबंदी कराकर जिससे वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, ऐसे ही महिला की नसबंदी होती है, महिला की भी नसबंदी कराकर जिससे वो बच्चे को जन्म न दे सके। तो दोस्तों यह प्रश्न वीडियो समझ में आ रही है, प्रश्न का पैटर्न अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राजौरी क्लासेस कविस, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एड्स क्या है, इसके फैलने के कारण और निवारण हम सब करेंगे। दोस्तों एड्स क्या है, पहले तो देखते हैं एड्स का पूरा नाम क्या है। एड्स का जो पूरा नाम है, एड्स का पूरा नाम क्या है, तो जो दोस्तों एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका पता अमेरिका में सर्वप्रथम
इसका जो पता था अमेरिका में सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया था? अमेरिका में सन 1981 में लगा था। यह रक्त संचरण जननिक संसर्ग एवं माता से शिशु में फैलने वाला लैंगिक संसर्गजन्य रोग है। इसमें रोगी की प्रतिरोधकता क्षमता नष्ट हो जाती है। यदि किसी माता को एड्स है और वो मां बनना चाहती है तो उसके पुत्र को भी इसकी संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। अगला इसका कारण क्या है? कारण है एड्स रोग HIV वायरस के द्वारा होता है। वह HIV की प्रॉब्लम क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। एड्स रोग अथवा HIV का संचरण निम्न प्रकार से होता है: एक से अधिक स्त्रियों से सहवास मतलब सेक्स करना, दूसरे सरंजे के प्रयोग से, एक रोगी को सुई लगाई उसी से दूसरी को लगा दी, हो सकता है दूसरा रोगी एड्स से पीड़ित है तो जिसको बाद में लगाई जाएगी वो भी उसको भी एड्स हो जाएगा। दूसरी रक्त का आदान प्रदान ब्लड चेक करके चढ़ाना चाहिए। अंग प्रत्यारोपण, किडनी ट्रांसप्लांट की कृत्रिम वीर्य निषेचन तकनीकी का प्रयोग, गर्भ के समय माता से बच्चे में। रोग के लक्षण क्या होते हैं? लसिका ग्रंथि में सूजन आ जाता है, बुखार रहता है, बाहर में कमी आती है, शरीर में पतला हो जाता है, पतली दस्त आती है, चमड़ी में खुजली होती है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, नींद नहीं आती है। ये एड्स के रोग हैं। जो दोस्तों जो फीमेल गैमीट्स होता है, जो मादा होती है वही इस रोग की वाहक होती है। इस रोग की वाहक कौन होती है? मादा। यदि किसी स्त्री को होगा सबसे पहले उस स्त्री से फिर पुरुष में पहुंचता है। नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? इंजेक्शन लगाने वाली सिरिंज को एक बार प्रयोग करने के बाद फेंक देना चाहिए, जैसा कि अमूमन डॉक्टर अब करने लगे हैं। पहले एक कांच की सिरिंज आती थी, उसी से एक डॉक्टर पूरी भीड़ को 10 लोगों तो 10 को इंजेक्शन लगाता था। अब ऐसा नहीं है। रुधिर देने वाले व्यक्तियों प्रत्यारोपण के लिए वृक्क, किडनी, यकृत, नेत्र, कॉर्निया, वीर्य या वृद्धि हार्मोन का आदान करने वाले व्यक्ति का निरीक्षण अनिवार्य रूप से कराना चाहिए। कोई भी ट्रांसप्लांट बॉडी पार्ट्स कर रहा है तो पूरा निरीक्षण कराना चाहिए। दूसरे व्यक्ति द्वारा उपयोग की जाने वाली ब्लेड, रेजर, टूथब्रश आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लोगों को एड्स के बारे में जानकारी देनी चाहिए। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, धमनी एवं सिरा में 4 अंतर लिखिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स? धमनी क्या होती है? रुधिर को हृदय से दूर विभिन्न अंगों तक ऊतकों को ले जाती हैं। कौन? धमनियां। सिराएं क्या करती हैं? विभिन्न ऊतकों अंगों से रक्त हृदय में लाती हैं। तो जो ये बॉडी पार्ट्स होती, कोई बॉडी है, मान लीजिए ये बॉडी है, तो ये अंगों से, विभिन्न अंगों से, जैसे यहाँ और यहाँ, तो ये जो अंगों से लाने का कार्य कौन करेंगी? धमनियां करेंगी। क्या करेंगी? धमनियां। या अंगों से लाने का कार्य तो सिराएं करती हैं और ले जाने का कार्य, बांटने का, डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? धमनियां करती हैं। इनकी दीवार मोटी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जो BP होता है दोस्तों, ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। जब ब्लड हार्ट से निकलता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो 120 mmHg होती है, 120 mmHg। इसीलिए इनकी दीवार मोटी, पेशी अधिक लचीली, न चिपकने वाली होती है। और सिराओं की दीवार पतली होती है, कम पेशी, न लचीली, न पिचकने वाली होती है। धमनियों में कपाट नहीं होते हैं, सिराओं में कपाट होते हैं। धमनियों में रक्त अधिक दबाव व झटके के साथ तेजी से बहता है, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी होती है? 120 होती है। रक्त और सिरा में क्या होता है? रक्त कम दबाव के साथ धीमी गति से बहता है। इसमें कितनी स्पीड होती है? 80 की स्पीड में होता है। आगे देखो दोस्तों, अगला प्रश्न है, टिप्पणी लिखिए। यकृत के कार्य। यकृत क्या करता है? यकृत का क्या कार्य है? यकृत कोशिकाएं हेपेरिन नामक पदार्थ का स्रावित करती हैं, जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। आमाशय रस के अम्ल को प्रवाहित करने के लिए पित्त बनाता है और भोजन को क्षारीय बनाता है। पचे हुए अवशोषित प्रोटीन को पेप्टोन और अमीनो अम्लों के रूप में संचित करता है। वसा का पायसीकरण पित्त रस के द्वारा होता है। यकृत के संचरण से 1/3 रुधिर संचरित करता है। यकृत में फाइब्रिनोजेन का निर्माण और रुधिर को जमाने में सहायता देता है। फाइब्रिनोजेन क्या होती है? प्रोटीन होती है जो रुधिर का थक्का जमाने के काम आती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला इसी में नेक्स्ट टिप्पणी है, वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन दोस्तों पहले तो हम यही देखते हैं, विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन
शब्द किसने दिया था? विटामिन। तो विटामिन जो शब्द दिया था फंक ने दिया था, खोज की थी एन आई ल्यूनेन ने खोज की थी। विटामिन 2 भागों में बटे होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होते हैं वसा में घुलनशील, दूसरे होते हैं जल में घुलनशील। जो वसा में घुलनशील होते हैं आपके, वो होते हैं ए डी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। इसको याद हम कर सकते हैं एडेक। किससे याद कर सकते हैं? एक ट्रिक है एडेक, इससे याद कर सकते हैं। जो जल में घुलनशील होते हैं दोस्तों, वो होते हैं बी व सी, विटामिन बी व सी। तो वसा में घुलनशील विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से क्या होता है? रिकेट्स रोग होता है, इसको सूखा रोग भी कहते हैं। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है टोकोफेरॉल। सॉरी, विटामिन ए का होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ई का होता है टोकोफेरॉल। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? जल क्षमता में कमी होती है। विटामिन के का होता है नेप्थोक्विनोन। इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? बेरी रोग होता है। क्या होता है? बेरी रोग होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न का पैटर्न आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।